नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट कर लिए थे, उसका कुछ एक डाउट्स पहले भी ले लेते हैं आप लोगों का। तो आप बोल रहे रेसिडेंट एंड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो रेसिडेंट एंड नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब समझ में आ गया था। रेसिडेंट लोग किसको बोलते हैं कि जो बेसिकली रिसाइड भी करता है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसका वहीं पे लाइक करता है, वो वहाँ का रेसिडेंट कहलाता है। या जिसमें वो याद होगा बाकी तो बॉर्डर वर्कर्स जो डेली इंडिया में आते हैं काम करते हैं बट वापस अपने देश में चले जाते हैं, तो वो लोग रेसिडेंट कहाँ के कहलाएंगे? इंडिया के या बाहर के? अपने देश के कहलाएंगे, हम इंडिया के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इसमें आपको एक कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा था? ये वाला क्या डज नॉर्मली ऑल इन, इसके ऊपर ये वाला द टर्म रेसिडेंट इंक्लूड्स बोथ नेशनल्स एज वेल एज नॉन नेशनल्स। द प्राइमरी रिक्विजिट्स बीइंग दैट अ पर्सन कंसर्न्ड शुड रिसाइड इन द कंट्री for 1 or more than 1 year and his economic interest should lie in that country. For example, a person residing in England for a business having an Indian passport and Indian citizenship is a non-national for England and a national for India, but he will be treated as a resident of England for more than 1 year would be included in the national income of England because he is a resident of England. तो इंडिया के नेशनल में नहीं आता होगा वो। हाँ, लेकिन सर लास्ट क्लास आपने बोला था कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो डोमेस्टिक प्लस जो रेजिडेंट यहाँ के नहीं है उनका इनकम नहीं। जो यहाँ हमने क्या कहा था कि जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम तो निकालिए जो यहाँ के डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं NFIA ऐड करते हैं टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। डोमेस्टिक एंड नेशनल लास्ट डे अपने बात किए थे जस्ट कि नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA का मतलब क्या बताए थे कि हमारे यहाँ के रेसिडेंट्स जो बाहर रह के कमा रहे हैं वो ऐड होगा और बाहर वाला जो यहाँ रह के कमा रहा है वो डोमेस्टिक से माइनस होगा। NFIA को और स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किए थे एक बार, ये देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द इनकम पेड फॉर द फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स दैट इज फॉरेन रेसिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो इस साल कोई फॉरेन रेसिडेंट जो यहाँ आके कमाया है, बट रेसिडेंट कहाँ का है? वहाँ का है, बट यहाँ आके कमाया है, वो इनकम माइनस होगी डोमेस्टिक इनकम में से, कि डोमेस्टिक में इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम माइनस होगी। वैसे ही हमारा रेसिडेंट जो बाहर रह के कमा रहा है वो इनकम ऐड होगी। सिटीजनशिप की बात नहीं कहती, यहाँ पे रेसिडेंट की बात थी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हैज द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स: नेट कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड, नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरियल इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड फ्रॉम अब्रॉड, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेसिडेंट कंपनीज वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज। हमारे यहाँ की रेसिडेंट कंपनी है बट बाहर में काम करिए, उनका भी नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स जानते हो क्या होता है अकाउंट्स में? प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, वेरी गुड। जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, जो कंपनी को प्रॉफिट है बट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इन शॉर्ट NFI इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। लिया ना समझो, डोमेस्टिक इज विद इन इंडिया जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ हमारे टेरिटरी में। डोमेस्टिक से बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है नेशनल। वो करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक इनकम आपने कैलकुलेट कर ली, अब उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा आपके इंडियन रेसिडेंट्स जो बाहर जाके कमा रहे हैं, एंड उसमें से माइनस, डोमेस्टिक वाले में से माइनस क्या करना होगा? जो बाहर वाले रेसिडेंट्स इस साल में यहाँ रह के जो कमाए, देन वी गेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ओके, अब ना एक चीज और, यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन नेट फैक्टर इनकम। कई जन कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज ये ना शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं, राइट? एंड अपने लोग के सिलेबस में क्या है कि बहुत सारे मतलब एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड, इट्स नॉट रटा हुआ क्वेश्चंस, राइट?
तो नेट फैक्टर इनकम फॉर अब्रॉड एंड नेट एक्सपोर्ट्स में डिफरेंस क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, बट एनएफआई अलग हो गया एंड नेट एक्सपोर्ट्स अलग हो गया. Exports is something different. Here we made to clarify that the NFIA is different from net foreign investment or net exports. When you deduct exports from imports, it gives net exports. It is treated as net foreign investment in national income accounting. This net foreign investment or net exports is part of the domestic product. Net exports is nothing but domestic income का part है ना. Net export होता है export minus import. Export आपने क्या किया है? इस साल जो गुड्स आपके यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है उसमें से कुछ गुड्स आपने बाहर बेच दिया, तो इस साल जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वही तो नेशनल इनकम में आता है. मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया वो तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है ऑलरेडी. तो नेट एक्सपोर्ट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम. एनएफआई इज नॉट अ पार्ट, है कि नहीं? डोमेस्टिक में वी हैव टू ऐड एनएफआईए टू गेट नेशनल. आया ना, बताए थे. द एनएफआईए इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रादर इट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट. मतलब क्या है? शॉर्ट में कल एक ही डिफरेंस बोले, नेट एक्सपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम. एनएफआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम. एनएफआई इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. समझ में आ रहा है चीज? When we add NFIA to the domestic product, it gives us the national product. Clear? याद रहेगा? Any more questions? नहीं. आपको याद होगा लास्ट क्लास में जो वाइंड अप किए थे, क्या बताए थे कि यार ये तीन चीजें अगर समझ में आ जाए ना, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, थिंग्स बिकम वेरी इजी. हमने याद है बताया था आपको 8 वेरिएंट्स होते हैं. जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी. 8. अभी हम लोग का चैप्टर है नेशनल इनकम. तो 8 में से फिर नेशनल इनकम बोलते हैं किसको है? एनएनपीएफसी इज एक्चुअली कॉल्ड नेशनल इनकम. व्हेनेवर वी टॉक कि इंडिया का नेशनल इनकम इतना है, नेशनल इनकम की क्या स्टैटिस्टिक्स से बात होता है, दैट ऑलवेज डिनोट्स एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अभी आपको क्या पता था इसमें से ना, अगर इनका रिलेशनशिप को याद होगा, इनमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, राइट? इसके बारे में बात नहीं की था लास्ट क्लास में. बात किए थे क्या? नहीं किए. आज का जस्ट टेल मी वन थिंग, एकदम सोच के खाली वो तीनों रिलेशन याद रखना है. अगर मैं आपको बोलता हूँ ना, एक एग्जाम्पल ले लो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कि जीडीपी एमपी सपोज मैं बोलता हूँ 10,000 करोड़ से, ठीक है, एंड NFIA is 400 crores. ठीक है? Can you calculate and let me know the GNPMP? GNPMP कितना होगा? तो ये निकालने के लिए ना आपको क्या पता होना चाहिए, ये कि डोमेस्टिक एंड नेशनल. GDP is what? Gross domestic product. This is gross national product. दोनों एक मार्केट प्राइस तो है, तो दोनों में डिफरेंस क्या? डोमेस्टिक और नेशनल का. डोमेस्टिक वाले को अगर नेशनल में लेके आना है तो क्या करना पड़ता है? डोमेस्टिक प्लस NFIA इज नेशनल. हाँ है ना? ये जो तीन चीजें बताए थे आप लोगों को, ये पूरा रामबाण है. अब आज जो करने जा रहे हैं ना, उसे पूरा रामबाण यही वाला चीज है. क्या बताए थे? नेशनल इज व्हाट? डोमेस्टिक प्लस NFIA. इसका मतलब क्या? GNPMP इक्वल्स टू, अब क्या लिखोगे यार? GDPMP प्लस NFIA. कितना हो गया यार? 10,000 प्लस 400, दैट इज 10,400 करोड़. अब इसमें ना बहुत कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में. सपोज यार आपको ना, एक बार कॉपी मत करो, एक बार जस्ट दिमाग खोल के रखो. GDPMP तो दे दिया 10,000 करोड़, ठीक है. अब आपको बोला NFIA इज 400 करोड़, डेप्रिसिएशन इज 500 करोड़,
NIT का फुल फॉर्म याद है क्या था? NIT इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कॉपी के तो देख के तो बोल ही सकता है। हाँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 200 करोड़। ठीक है, अरे मैं आपको बोलता हूं ना कि बस मेरे को इसमें से आप NNP MP बताओ कितना होगा। NNP तो GDP MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट नेशनल प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करना है, हाँ या ना? तो आप बताओ NNP MP इक्वल्स टू, आपको स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा GDP MP। अब ये चीज बताओ, इस ग्रॉस को ना नेट में कन्वर्ट करना है तो क्या प्लस या माइनस करना होगा? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट पे कन्वर्ट करना है। ग्रॉस एंड नेट का रिलेशन बताइए ना। ग्रॉस को नेट पे लेके जाना है तो ग्रॉस में से क्या माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? माइनस ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। देखो अभी तक इसका मतलब क्या ना, आप लोग ये 3 बातें याद नहीं है। ये 3 बातें अगर याद नहीं होगी ना, पूरा चैप्टर बेकार हो जाएगा। तो सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। आप 5 मिनट का टाइम ले लो, मैं पॉज दे रहा हूँ, इस चीज को रिवाइज करो एक बार। कॉपी खोलो, कॉपी में लिखाया हुआ पूरा चीज, हाँ है ना, लिखाया था ना कॉपी में। इस चीज को पहले रिवाइज कीजिए। आज का पूरा क्लास इसी पे डिपेंड करेगा अपना। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एंड अगर ये क्लियर है ना, पूरा पानी के जैसे इजी है। तो हम लोग क्या बात की थी एक बार देख लो, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो नेट होगा ना। इसका मतलब कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो इसमें NNP MP निकालना है GDP MP से। मैंने आपको कितना अच्छा हिंट्स दिया था कि ग्रॉस को नेट पे लाना है, तो ग्रॉस में से क्या माइनस करोगे आप? डेप्रिसिएशन। तो मेरा G और N का तो झमेला हो गया। अब नेक्स्ट है, मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक को नेशनल में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है यार? NFIA ऐड करना पड़ता है, हाँ या ना? मार्केट प्राइस दोनों सेम ही है, तो मुझे कुछ भी तो नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि जब GDP MP मालूम है, मुझे अगर NNP MP निकालना है तो बहुत सिंपल ना, GDP MP कितना था? 10,000 करोड़ था। डेप्रिसिएशन कितना था? 500। NFIA कितना था? 400। तो मेरा 9,900 करोड़ NNP MP निकल गया। समझ में आ रहा है क्या? श्योर है? अब यार इसी में ना, अगर अपने को ये पूछता कि NNP FC कितना होगा, कैसे निकालोगे? 2 तरीकों। बहुत सिंपल सा बात बोले, अगर NNP MP निकल चुका है, अब उससे आपको NNP FC निकालना है। NNP FC इक्वल्स टू NNP MP में क्या प्लस माइनस करोगे कि फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो, माइनस NIT। रोना कॉपी खोल के देख के मतलब नहीं है सर, पूरा लर्न होना चाहिए। देख देख के बोल के कोई मतलब नहीं है, देख के बोल के कोई मतलब, डोंट रिस्पॉन्ड लाइक दैट ना। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मार्केट प्राइस से क्या माइनस करना होगा? NIT, हाँ या ना? तो 9,900 माइनस 200, मेरा NNPF से कितना हो गया? 9,700 करोड़। आया समझ में? अब इसको मैं चाहता ना तो मैं डायरेक्ट शुरू से भी कर सकता, GDP MP से शुरू कर सकते थे। क्या कर सकते थे? इसको अपन ऐसे नहीं करके ऐसे भी तो कर सकते थे। NNPF से इक्वल्स टू क्या था? स्टार्टिंग में GDP MP था ना, तो GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। ये भी तो कर सकते थे, एक ही तो बात है, हाँ है ना? हमको मूलतः वो तीनों रिलेशन ध्यान में रखना चाहिए। 5 मिनट का टाइम लेकर रिवाइज कर लो। इसमें से कुछ टॉपिक करना कर सकते हो आप, अगर लास्ट डे वाला पहले आप रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है ना? इसके बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है आपके मैथ में। वो जो 8 का रिलेशन है ना, 8 कॉन्सेप्ट्स का, वो 3 ही बातों पे डिपेंड करता है। उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आ सकता है। कॉन्सेप्ट्स खाली क्लियर आना चाहिए, वो तीनों रिलेशन बस। जैसे NDP FC 5,000 करोड़ है,
NFIA 120 है, NNPFC निकालने बोला है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो उसमें NFIA क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक प्लस NFIA इज नेशनल, क्योंकि भैया ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नेट नेशनल है। सर खाली कौन सा शब्द अलग है, खाली वो देखना है, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक तब हाथ और दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि अच्छा हाँ ठीक है, डोमेस्टिक प्लस NFIA करने से नेशनल होता है नहीं क्या? इसका मतलब क्या है, सॉल्व करना शुरू कर दो, सॉल्व करना शुरू कर दो। NNPFC equals to NDPFC प्लस NFIA, हाँ है ना, बस 5000 प्लस 120 कितना होगा, 5120 करोड़। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से सारे सॉल्व करने हैं आपको। नंबर 2 में आ जाओ। ये हो गया ना सबका, नंबर 1 इरेज कर देना। चलो नंबर 2, GDPFC दिया हुआ है, सॉरी निकालना है, GNPMP दिया हुआ है। तो आपको देखना हमको क्या क्या कन्वर्ट करना है, पूरा बकायदा फॉर्मूला लिख के करना है। डू इट योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट। तो GDPFC निकालना था आपको, GDPFC इज इक्वल्स टू GNPMP। तो नेशनल को डोमेस्टिक में लेके जाना है, तो उसमें से NFIA माइनस होगा ना, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में ले जाना है, तो मार्केट प्राइस में से NIT माइनस करना होगा। बस कहानी खत्म। ये रिलेशन याद है, कितना इजी हो जाएगा, नहीं तो अरे बाबा ये कितना टफ। ये 3 रिलेशन है, यही तो ट्रिक है, कुछ नहीं। कितना है, 8000 माइनस 80 माइनस 100 कितना, 7820 करोड़। आगे आंसर इजी। इस तरह से आगे का बहुत सारा सॉल्व करना होगा। सर ये हो गया ना, स्क्रीन इरेज कर दूं। चलो नेक्स्ट, GNPMP कैलकुलेट करना है और निकाल, आपको दिया हुआ क्या, प्लीज ध्यान से देखना, NDPFC नेशनल और ग्रॉस एक एक स्टेप पे जाना होता है। डोमेस्टिक और नेशनल एंड फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। धीरे धीरे करो, 2-4 समय एकदम राइट हो गया ना, पूरा पूरी अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा। स्टिल अगर नहीं समझ में आता फिर मैं समझाऊंगा, क्लियर? बट पहले खुद करो, दैट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। सो आई होप दिस इज डन बाय नाउ एवरीवन। अपने को GNPMP निकालना था आपको, NDPFC से शुरू किए हैं, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन ऐड। एक एक स्टेप पे जाना, राइट? डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए NFIA ऐड, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में ले जाने के लिए NIT ऐड। ये किया है, दैट्स वेरी गुड। देन तो कितना हो रहा है, 7000 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 150 ना, कितना हो रहा टोटल, 7600 करोड़। आगे रुपीस का सिंबल। क्लियर है? अब अगर ये रिलेशंस पता रहे ना, लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमको बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करो, NFIA फाइंड आउट करो, NIT फाइंड आउट करो, कुछ भी दे सकता है। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप ध्यान में रहना चाहिए खाली, तो बहुत इजी है। वो खाली साइड चेंज करना है, प्लस माइनस तो करना है। जैसे नंबर 4, ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ। कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। प्लीज क्वेश्चन देखो ध्यान से, डेप्रिसिएशन निकालने बोला है आपको। GDPMP दे दिया, NFIA दिया है, NIT दे दिया, NNPFC दे दिया।
ट्राई टू अंडरस्टैंड एक चीज, GDPMP दी है, प्लीज एक स्क्रीन देख लो, NNPFC भी दे दिया, राइट, NFI है, NIT, कहीं से भी शुरू करो आप। सपोज अगर आप ऐसे शुरू करते हो, GDPMP से शुरू करते हो अगर, तो GDPMP इक्वल्स टू, और नीचे हमको NNPFC दिया, NNPFC में क्या प्लस माइनस करने से GDPMP आ जाएगा पहले बताओ। तो N नेट को ग्रॉस में ले जाना है, तो डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा, हाँ या ना। नेशनल को डोमेस्टिक में ले जाना है, NFI ये माइनस होगा। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे ले जाना है, प्लस NIT। अब आपको सब कुछ मालूम है, इसमें खाली डेप्रिसिएशन नहीं मालूम है। वैल्यूज पुट करोगे, साइड चेंज करोगे, निकल जाएगा, हाँ या ना। दैट मीन्स 1100 इक्वल्स टू 850 प्लस डेप्रिसिएशन माइनस 100 प्लस 150। अब खाली साइड चेंज कर लो आप, डेप्रिसिएशन कितना आएगा, शायद 200 करोड़ आना चाहिए। सॉल्व सम नंबर 5 and 6, ठीक है, सॉल्व कर लो अभी, कर लो पहले 5, 6, 7 तीनों करो, चलो 5, 6 and 7 तीनों सॉल्व करो अभी। ऑब्वियसली नंबर 5 में फॉर एग्जांपल क्या है कि आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज अलग अलग दी है, मतलब NIT बोलें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होता है, सब्सिडी माइनस होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज कॉल्ड NIT। सो NIT इज हाउ मच, 300 माइनस 250, दैट इज हाउ मच, 50। बात समझ में आया, NIT कितना हो जाएगा, 50। अब उसका सॉल्व हो जाएगा, राइट। नंबर 5 में अगर अपन लोग NNPMP की बात करते हैं, NNPMP तो GNPMP से स्टार्ट करके NNPMP कैसे निकाले हो, प्लस या माइनस, माइनस क्या किए हो, माइनस डेप्रिसिएशन। सो दैट वाज 10,000 माइनस 200, तो NNPMP अब कितना आया है, 9,800 करोड़ निकाले हो। अब तक NNPFC। अब देखो इसके बाद से बहुत से डिफरेंस आ सकते हैं, आंसर सेम आएगा, करने का तरीका आपका मेरा डिफरेंट हो सकता है। कैसे, NNPFC निकालने बोला है, एक कोई स्टूडेंट चाहे तो NNPMP से भी तो शुरू कर सकता है। NNPMP में क्या करना पड़ेगा उसको, माइनस NIT, सिंगल स्टेप में काम हो गया। 9,800 माइनस NIT कितना था, 50 था शायद, तो NNPFC 9,750 करोड़। हाँ जरूरी नहीं, अब चाहो तो GNPMP से भी शुरू कर सकते थे, हाँ या ना, ले आओ। उसके बाद क्या पूछा था, NDPFC, आंसर सबका मैच हो गया ना, कुछ बोल रहे हो, नहीं। NDPFC कैसे निकालोगे, NNPFC से शुरू कर सकते हैं। NNPFC में क्या करेंगे आप, माइनस NFI, वेरी गुड। अदरवाइज कोई और तरीके से किया तो चेंज मत करना, राइट, कोई और कैलकुलेशन किया तो भी चलेगा। माइनस NFI कितना है, 150, तो NDPFC कितना आया था सबका, 9,600 करोड़। आप GNPMP से भी शुरू करके कर सकते थे, कैसे भी। नेक्स्ट पूछा था GDPMP पूछा था, तो GDPMP इक्वल्स टू, मैं चाहूं तो GNPMP से शुरू करके उसमें ऐड क्या कर दूंगा, नहीं सॉरी, माइनस NFI, सॉरी
GNP/MP से शुरू करके माइनस NFIA करेंगे तो डोमेस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा वो, बिल्कुल। सो 10,000 से शुरू करके माइनस 150, तो GDP/MP कितना आया सबका? 9,850 करोड़। बात समझ रहे हो? अब इसको दूसरा कहीं से भी स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। जब इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो कहीं से भी स्टार्ट करके पहुंच सकते हैं आंसर तक, बस शर्ते मुझे वो 3 रिलेशन पता है, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। क्या प्लस करना, क्या माइनस करना? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेट, डोमेस्टिक प्लस NFIA, नेशनल, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, मार्केट प्राइस। अब इनको उल्टा कर माइनस करके कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 6 पे निकाल चुके हैं आप लोग। 6 पे डेप्रिसिएशन निकालने बोला था, तो NDPFC इक्वल्स टू, अगर ऐसे शुरू करते हैं तो GNP/MP माइनस डेप्रिसिएशन, तो हो गया ग्रॉस और नेट का झमेला खत्म। अब नेशनल और डोमेस्टिक माइनस NFIA और मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का झमेला के लिए माइनस NIT ना, यही तो है तो ना क्यों बोल रहे हो? तो GNP/MP था 3,000, अच्छा सॉरी इधर था 2,000, राइट? सो 2,000 इज इक्वल्स टू 3,000 माइनस डेप्रिसिएशन पता नहीं था, माइनस NFIA 150 माइनस NIT 250। डेप्रिसिएशन कितना आया फिर? 600 करोड़। इजी। अभी टॉपिक समझ में आ गया पूरा, रिलेशन समझ में आ गया पूरा, हो जाएगा। एक और दिया था क्लास में करने के लिए, नंबर 7 क्लास में करना था ना शायद, ठीक है। तो नंबर 7 में NFIA निकालने बोला था, तो if you're starting off with GDPFC equals to NNP/MP, नेट को ग्रॉस के लिए क्या किए? डेप्रिसिएशन माइनस, नेशनल को डोमेस्टिक के लिए माइनस NFIA मुन्ना, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के लिए नेट को ग्रॉस में करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, हाँ NFIA माइनस किए एंड NIT माइनस किए, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। दैट्स इट। सो GDPFC था 4,000 इक्वल्स टू 4,500 प्लस डेप्रिसिएशन 100 रुपया माइनस NFIA मालूम नहीं, माइनस NIT 300, तो 200 300। NFIA 300 पॉजिटिव है नेगेटिव है? 300 पॉजिटिव है। NFIA एक ऐसा चीज है जो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। डेप्रिसिएशन हमेशा पॉजिटिव होगा। NFIA लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। नेट फैक्टरिंग ऑफ ब्रॉडर, इसीलिए ध्यान में। NIT बहुत रेयर चांस माइनस होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा सब्सिडी रेयरली गलती से पेपर सेट करते, हो सकता है न्यूमेरिकली दे ही सकता है, एक्टिव नहीं, क्लियर। बट NFIA कैन बी नेगेटिव, ठीक है। सो नाउ लिसन ना यार, दिस डन ना। इसके बाद का ना थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं, सो दैट प्रैक्टिस भी रहेगा। नंबर 8, नंबर 9, ठीक है। ये 2 सम्स आप लोग का होमवर्क है। अब ना हम लोग कुछ और नई चीज़ें करेंगे। चलो नॉमिनल एंड रियल GDP,
नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? नॉमिनल मतलब जब हम लोग जीडीपी को ना मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर रहे हैं एट द प्राइस लेवल ऑफ द करेंट ईयर, कि मॉनेटरी टर्म्स मतलब करेंट ईयर का प्राइसेस, मतलब इस साल जितना आलू, प्याज, कपड़ा, दूध, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, फिनिश फाइनल गुड्स, जितना फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसको इस साल के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके जब निकालते हैं, वी कॉल इट नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइसेस। वी कॉल इट जीडीपी एट करंट प्राइसेस। However, in macroeconomic analysis, for a better comparison between different years, between different countries, हम लोग को रियल जीडीपी निकालना पड़ता है। What is this रियल जीडीपी एंड क्यों निकालते हैं? इस साल जितना आलू, प्याज, कपड़ा, मोबाइल फोन, लैपटॉप, जितना भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, उसको अगर हम लोग किसी बेस ईयर के प्राइसेस से, स्टैटिस्टिक्स में बेस ईयर समझते हो, मान लो 3 साल पहले, सपोज हम 23 का निकालने जा रहे हैं, तो 2020 का या 2019 का या 21 का प्राइसेस, 21 में आलू का कितना दाम था, उससे इस साल जितना आलू प्रोड्यूस हुआ है, इस साल जितना आलू प्रोड्यूस हुआ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइसेस प्रिवेलिंग इन 2021। इस साल जितना कपड़ा प्रोड्यूस हुआ है मल्टीप्लाइड विद द प्राइसेस ऑफ 2021। इस साल जितना मिल्क प्रोड्यूस हुआ मल्टीप्लाइड विद द प्राइस ऑफ 2021। दैट विल गिव अस द रियल जीडीपी। And actually real GDP is important to make a comparative analysis कि 2 साल हमारा कंट्री ग्रो कितना किया। क्यों मालूम है? कि हो सकता है ना, मैं कल एक आलू का एग्जांपल ले रहा हूं एंड मान लेता हूं छोटा सा फिगर ले रहा हूं, 1 लाख किलो आलू प्रोड्यूस हुआ। 2021 में भी 1 लाख किलो ही प्रोड्यूस हुआ था, इस साल भी 1 लाख किलो ही प्रोड्यूस हुआ है, बट 2021 में आलू का दाम अगर 15 रुपया था तो नेशनल इनकम में 15 लाख ऐड हुआ था उस साल। इस साल आलू का दाम अगर 20 रुपए हो गया है इन्फ्लेशन की वजह से, इस साल नेशनल में कितना ऐड होगा? 20 लाख लगेगा। इंडियन इकोनॉमी 1/3 ग्रो कर गया है, 33% ग्रो किया। कैसे? 15 लाख था पहले, इस साल 20 लाख, 5 लाख ग्रो किया, 15 लाख के ऊपर में कितना हो गया? 1/3 ग्रो कर गया है। बट एक्चुअल में ग्रो किया है क्या? एक्चुअल में ग्रो नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअल में तो आलू का प्रोडक्शन जितना उस साल हुआ था उतना इस साल हुआ है। बट इस साल का नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा दिखाई देगा, हाँ या ना? इस साल का नेशनल इनकम में 5 लाख ज्यादा आएगा। इस तरह से हर गुड्स का दाम अगर बढ़ा है तो इस साल लगे इंडिया को तो बहुत ग्रो कर गया रे, कुल्लू ग्रो किया। कि ग्रोथ तो तब होगा जब हमारा एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ज्यादा होगा ना, फिर तो क्वांटिटी ज्यादा हुआ नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि रियल जीडीपी जब तक नहीं निकालेंगे तब तक एक्चुअल कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, बहुत दोनों में एक ही डिफरेंस है कि दोनों में करंट ईयर के प्रोडक्शन को ले रहे हैं। बट मनी जीडीपी में क्या कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी में क्या कर रहे हैं हम लोग, करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और रियल जीडीपी में मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। दैट्स इट, हाँ है ना? बट रियल जीडीपी इज इंपॉर्टेंट टू मेक सम कंपैरेटिव एनालिसिस। व्हाट द पॉइंट? सो नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी refers to GDP at current prices. It is the market value of the final goods and services produced within the domestic state of a country during an accounting year as estimated using the current year prices. और रियल जीडीपी में if refers to the GDP at constant prices. It's the market value of the final goods and services produced within the domestic state of a country during an accounting year as estimated using the base year prices. Base year is a year of comparison, जिस साल से कंपेयर करना है। क्लियर? दोनों में समझ में आएगा डिफरेंस? दोनों ही मनी टर्म्स में निकाल रहे हैं, बट नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर के प्राइसेस से इस साल के सारे प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और रियल जीडीपी में इस साल के प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द प्राइस ऑफ सम डिफरेंस। नॉमिनल जीडीपी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जीडीपी एट करंट प्राइसेस। रियल जीडीपी क्या बोल रहे हैं? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। हाउएवर किसी भी कंट्री का जब जीडीपी बोलते हैं तो ऑब्वियसली करंट ईयर के प्राइसेस पे ही बोला जाता है। अगर हम बोल रहे हैं इस साल इंडिया का नेशनल इनकम इतना है तो करंट ईयर के प्राइसेस पे निकालते हैं, बट कंपैरिजन करने के लिए बेसिक का प्राइस वाला भी निकालना पड़ता है, राइट? नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना पड़े। हाउ डू यू कन्वर्ट द नॉमिनल जीडीपी इनटू द रियल जीडीपी? मतलब जीडीपी एट करंट प्राइसेस वाले को
जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत सिंपल, एक छोटा सा बात पूछा है, स्टैट्स में इंडेक्स नंबर जानते हो? कोई बात नहीं भी जानते हो, अगर लास्ट ईयर प्राइसेस अगर 100 था, हमेशा बेस ईयर का 100 लिया जाता है, इस ईयर का प्राइस अगर 120 है, मतलब ओवर एवरेज, ऑन एवरेज इस साल प्राइस अगर 20% बढ़ा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो लास्ट ईयर का इंडेक्स 100 है, इस साल कितना 120 है। अभी इस साल का नेशनल इनकम मालूम आपको एट करेंट प्राइसेस, मान लीजिए इस साल का नेशनल इनकम इज सपोज 15,000 करोड़, बहुत छोटा सा फिगर ले रहा हूँ, एंड लास्ट ईयर कंपैरिजन में इस साल 120% प्राइसेस बढ़ गया। मैंने कहने का मतलब है ये 15,000 करोड़ इज अ नॉमिनल जीडीपी कि करेंट ईयर के प्राइसेस पे है, इसको रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है। तो मुझे मालूम है 120% प्राइसेस है इस साल, इस उसका इंडेक्स है 120, तो बाई 120 इंटू 100 करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। हाउ डू वी कन्वर्ट द जीडीपी एट करेंट प्राइसेस टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, या नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर इट जीडीपी डिफ्लेटर। तो बहुत सिंपल ना, करेंट ईयर का जीडीपी मालूम है, उसको डिवाइड कर देंगे करेंट ईयर का इंडेक्स नंबर से कि करेंट ईयर में हमारा इंडेक्स क्या है। सपोज बेस ईयर का प्राइस अगर 100 था और इस साल का इंडेक्स अगर 120 है, मतलब 20% ग्रो कर गया, तो सिंपल बाई 120 इंटू 100 वही एक्सप्लेन किया गया। देखोगे नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करेंट प्राइसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी or GDP at constant prices by using price index. We know GDP at constant prices is a real GDP for country estimated at base year prices. We assume the price index or the level of price of base year to be 100, so that if the price level in the year of estimation shoots up to 200, it means that price index to the current year has doubled compared to the price index to the base year. If GDP at current prices is divided by the price index of the current year and multiplied by the price index of base year, which is always equals to 100, we obtain GDP at constant prices or the real GDP. जैसे मैंने बोला कि 120 है अगर करेंट ईयर का इंडेक्स, तो बाई 120 इस साल का जितना जीडीपी है इस साल के प्राइसेस वाला बाई 120 इंटू 100 कर देंगे, तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस या रियल जीडीपी निकल जाएगा। सो वही दिया है, जीडीपी करंट प्राइसेस बाई इन प्राइस इंडेक्स इंटू 100. So base year is on index numbers में base year is always 100, base year को 100 ले लिया जाता है। जैसे आपने नहीं करता कुछ भी let it be 100, उसके बाद base year index is always 100 कि उसी के बेसिस पे फिर कितना बढ़ रहा है वो देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वही उसी का उल्टा है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कैसा निकलेगा? डिफ्लेटर एक छोटा सा फॉर्मूला है। It refers to the ratio between GDP at current prices and GDP at constant prices. It is expressed as GDP at current prices by GDP at constant prices into 100. अपने ना ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो अपने किए थे, ये 12,500 आ रहा था। यहाँ पे हम लोग जब एक फॉर्मूला यूज किए थे ना बाई 120 into 100, तो जीडीपी अपना करेंट ईयर का तो था 15,000 और बेस ईयर कितना आया था 12,500। अब उसी से अगर हम लोग डिफ्लेटर निकालने की कोशिश, डिफ्लेटर कैसे निकलेगा ना यार? बहुत सिंपल, $15,000 बाई 12,500 इंटू 100, अगेन यार वही 120%। कहने का मतलब है कि हमारा प्राइसेस कितना बढ़ गया होगा 20%। उसी का रिवर्स वाइस वर्सा है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बना दिए जीडीपी एट करंट प्राइसेस बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100, मतलब 120% अपने एग्जांपल में। तो तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी ना जीडीपी एंड वेलफेयर यूजुअली बोला जाता है दैट जीडीपी इज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। कहने का मतलब अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है किसी कंट्री का, तो यूजुअली बोला जाता है उस कंट्री में लोगों का वेलफेयर भी ग्रो कर रहा है। विद द इंक्रीज इन जीडीपी द वेलफेयर यूजुअली इंक्रीजेस, बट ये जरूरी नहीं है हमेशा। हमेशा जरूरी नहीं है, हो सकता है वेलफेयर कम भी हो रहा हो। अगर किसी कंट्री में ना जीडीपी ग्रो कर रहा है
बट अगर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रो तो कर रहा है, बट मेजॉरिटी इनकम इज इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू पीपल, ज्यादातर इनकम कुछ लोगों के हाथ में, बाकी लोगों के हाथ में इनकम बहुत ही कम है, तो भले ही जीडीपी ग्रो करे, ऑन एवरेज लोगों का वेलफेयर कम होगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास इनकम बहुत कम ही है, तो बेयरली खा पा रहे हैं। जीडीपी ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स, कंट्री में लग्जरियस आइटम ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, अल्कोहल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। जीडीपी तो ग्रो करेगा सर, जीडीपी पे कैलकुलेशन में सब कुछ लेना है, बट उस जीडीपी ग्रोथ से क्या वेलफेयर ग्रो करेगा? वेलफेयर उल्टा डिक्रीज होगा, हाँ है ना? तो कहने का मतलब है जीडीपी ग्रोथ से वेलफेयर ग्रोथ होगा, दैट इज अ जेनरिक कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है डिपेंड करता है। जीडीपी मे नॉट बी एन एक्चुअल इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, कहने का मतलब ये वही टॉपिक है। जीडीपी is often considered as an index of welfare of the people. Welfare means sense of material well-being among the people. It depends on greater per head availability of goods and services. So higher GDP is generally taken as a greater welfare of the people. However, this generalization may not be correct due to the following limitations or reasons. First is distribution GDP जो बताएं unequal changes होगा। दूसरा change in prices. GDP normally किस प्राइस पे मेजर किया था? करंट प्राइसेस में। करंट ईयर में अगर इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ी हुई है, तो जीडीपी ज्यादा ही आएगा ना। बट क्या वेलफेयर बढ़ा है? नहीं, उल्टा वेलफेयर कम हो जाएगा। महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता के ऊपर में मार पड़ती है इन्फ्लेशन की, उसको पर्चेसिंग पावर कम हो जाता है बेचारे का, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, मेनी एक्टिविटीज इन इकोनॉमी आर नॉट इवैल्यूएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो जीडीपी के कैलकुलेशन में आती नहीं है। हाउसवाइफ की सर्विस, आपकी मम्मी जो घर में काम कर रही है, उसका कैलकुलेशन जीडीपी में आता ही नहीं, हाँ या ना? इस तरह का बहुत सारा सर्विसेज है, वो जीडीपी के कैलकुलेशन में नहीं आता, बट वो वेलफेयर के लिए काउंट करता है, वो वेलफेयर के लिए काउंट करता है। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा काम दिन भर काम करके पैसा कमा रहा है, जीडीपी तो ग्रो कर रहा है, पर यार उसका हेल्थ खराब हो रहा है, उसका मेंटल पीस डिस्ट्रॉय हो रहा है, वेलफेयर कम हो रहा है। वेलफेयर इन बातों पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? एक्सटर्नलिटीज, अगर नई फैक्ट्रीज बहुत सारी बैठ गई हमारे कंट्री में, जीडीपी तो ग्रो कर रहा है, बट अगर वो फैक्ट्रीज पॉल्यूशन एमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एयर वाटर एंड साउंड पॉल्यूशन अगर ज्यादा हो रहा है, तो जीडीपी तो भले ही ग्रो कर रहा है, लोगों का वेलफेयर कम होगा, बिकॉज दैट वुड कॉज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी होती है, कंपनीज एस्टैब्लिश हुई है, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई है, दे आर फॉलोइंग ऑल पॉल्यूशन एमिशन स्टैंडर्ड्स, तो उसके चलते उनका पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है। कैसे? पॉल्यूशन तो कंट्रोल में हो ही रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वो लोग हो सकता है पार्क्स मेंटेन कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट और अच्छा हो जा रहा है, तो पॉजिटिव इफेक्ट भी हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नलिटीज अगर पॉजिटिव है तब तो वेलफेयर बढ़ेगा, एक्सटर्नलिटीज अगर नेगेटिव है तो वेलफेयर कम होगा, भले जीडीपी ग्रो करें। कहने का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यार कि जीडीपी इज यूजुअली एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, बट इट मे नॉट बी ऑलवेज सो। क्लियर? रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ अगर ज्यादा है, जितना रेट से जीडीपी ग्रो कर उससे ज्यादा रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, तो वेलफेयर ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, बिकॉज पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो जाएगी। आया समझ में? आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, यहां तक का, लेकिन आप लोगों को लर्निंग वर्क पूरा अच्छे से कर लेना चाहिए। जो भी टेस्ट इन बिटवीन द वीक्स होंगे उसमें यहां तक का सब कुछ पूछूंगा मैं भी लिखने दूंगा, मैं पूछूंगा। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्लास विल फाइंड आउट विद दिस चैप्टर।